प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। इस विषय में तीसरा अध्याय अपवाह हम लोग पढ़ रहे हैं और इस अध्याय पर पीछे हमने एक वीडियो बना लिया है और उसके आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले भाग में जो चर्चाएं की थी उन चर्चाओं में अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह कितने प्रकार के होते हैं और जल विभाजक किसे कहते हैं और हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां और उनकी द्वारा बनाई गई आकृतियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो भू आकृतिक आधार पर हम लोगों ने नदी तंत्र को दो भागों में बांट लिया था। एक था हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी था प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया। अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले अध्याय में। तो प्रायद्वीप वह भाग है, वह स्थल भाग है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। और ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है यह इसी आकृति में दिख रहा है, जो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है, यानी तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी यह प्राचीन हिस्सा है जो प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये अलग हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं और इन नदियों की विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं और उनके द्वारा बनाई जाने वाली आकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। तो ये नदियां हिमालय की तरह वर्ष भर नहीं बहती हैं, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदानीरा यानी बर्फ के पिघलने से बहती हैं, तो पूरे वर्ष बहती हैं। और ये नदियां जो हैं ये ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, बल्कि यह चट्टानों से, पठारों से निकलती हैं। इसलिए इन नदियों में वर्षा का पानी ही क्या होता है, बहती है। वर्षा की पानी बहने के कारण ये सदानीरा और वर्ष भर बहने वाली नदी नहीं है, सदावाहिनी नदी नहीं है। और इन नदियां का जो उद्गम है इन मध्य उच्च भाग और इसी पठारों से ही हुआ है। ये नदियां भी हिमालय पर्वत की नदियों की तरह ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत का जो झुकाव है वह पूरब की तरफ है और ढाल पूरब की ओर होने के कारण ही अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और एक और वजह है कि पश्चिम में ऊंचे सह्याद्री चट्टान है, इसलिए नदियां इधर पूरब की ओर अपने ढाल के सहारे बहती हैं। अब हम लोगों ने बात कर लिया कि ये सदानीरा, सदावाहिनी नदी नहीं है और इन नदियों के रास्ते जो है टेढ़े मेढ़े ज्यादा हैं। इसलिए हैं क्योंकि यह चट्टानों के सहारे, ढाल के सहारे बहती हैं और ये चट्टानें जहां कमजोर होती हैं वहां नदियां काटती हैं। इसलिए नदियों का घुमाव ज्यादा इधर उधर ज्यादा घुमाव है, ज्यादा ये नदियां विसर्प का निर्माण की हैं प्रायद्वीपीय भारत में। अब इन नदियों के अंतर्गत हम लोगों ने जो अध्ययन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि कौन कौन से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और इन नदियों की विशेषताओं के बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, ये नदी जो है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से होता है। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक और नासिक में ही इसका उद्गम गोदावरी नदी का होता है और यह नदी अपने ढाल के सहारे यह आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दूसरी नदी की बात करें, नर्मदा। नर्मदा यह नदी दूसरी
दूसरी बड़ी नदी है और इस नदी की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। यह नदी भ्रंश घाटी की नदी है। अभी बताते हैं। तीसरी नदी ताप्ती नदी है। यह नदी भी भ्रंश घाटी नदी है। अगली नदी की बात करें तो कृष्णा नदी। अगली बात करें तो महानदी। महानदी। अगली नदी है कावेरी नदी। ये जो है मुख्य नदी है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी छोटी छोटी नदियां इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब इन नदियों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले गोदावरी नदी की बात करें। गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र में नासिक से इसका उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पे सह्याद्री पर्वत है। यहीं से उद्गम होकर के यह दक्षिण भारत की ओर ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व दिशा में। इस नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है। अब हम बात करें नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के अमरकंटक में है। महाराष्ट्र के अमरकंटक, ये अमरकंटक है। ठीक है। और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह नर्मदा नदी यह पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। और इसी के साथ ताप्ती नदी का भी जिक्र कर लें। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, कहां? बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है और यह भी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है और यह नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो इन दोनों नदियों की खास विशेषता ये है कि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी की नदियां हैं, यानी गड्ढे में ये दोनों नदियां बहती हैं। भ्रंश मतलब जब प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ा तो हमने बताया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो ऐसे में गड्ढे का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। और ऐसे ही भ्रंश निर्माण होने के कारण यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ये कहाँ बहती है? प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए ये नदियां कहाँ पहुंचती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। और इसका है बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल है। ठीक है। अमरकंटक जो है पर्यटन की दृष्टि से एक स्थल है जहां पर लोग टूर करने आते हैं। और नर्मदा नदी के किनारे ही मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर स्थित है। ठीक है। और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना बांध बनाया गया है और इसी परियोजना के पास से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी विश्व में सबसे ऊंची जो मूर्ति है यह पे निर्मित है, जो पूरी तरह से लोहे यानी इस्पात की बनी हुई है। ठीक है। ताप्ती नदी किनारे सूरत नगर बसा हुआ है। ठीक है। यहाँ सूरत नगर है और ये नदी भी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी की नदी है, गड्ढे में बहती है, इसलिए ये नदियां पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और जाकर के अरब सागर में गिरती है। इन दोनों नदियों को छोड़ करके बड़ी नदियों की बात करें तो सारी बड़ी नदियां दक्षिण भारत की वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यही दो केवल जो बड़ी नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। छोटी नदियों की बात करें तो कई नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे साबरमती नदी है, जैसे माही नदी है, जैसे शरावती नदी है। ये छोटी छोटी नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन हम मुख्यतः बड़ी नदियों के जिक्र, बड़ी नदियों का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम जो है वह पश्चिमी घाट, ये हम लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप का जब अध्ययन किया था तो जब प्रायद्वीपीय पठार हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने चर्चा की कि ये पश्चिमी क्या है? ये पश्चिमी जो है घाट है और इसे हम क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत कहते हैं। और ये जो है पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है और ये नीलगिरी पर्वत है। इधर अन्नामलाई, कार्डामम, अन्य पहाड़ियां भी पाई गई है।
तो ये सह्याद्री पर्वत जो है और यह तटीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में संकरी पट्टी है, यानी पतली एक पट्टी है और यही तटीय मैदान है। तो इस संकरी पट्टी में जो है अनेक छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जैसे शरावती नदी है और सारी नदियां हैं, और यह इधर पहाड़ को पार करके उस पार नहीं जा पाती बल्कि इधर ही गिर जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये नदियां जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं वह पूर्व में गिरने वाली नदियों की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। हमने बात की थी ना कि जो ये बंगाल खाड़ी नदियां गिरती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि यह ढाल है और यहाँ पर निक्षेपण अधिक होता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा नर्मदा और ताप्ती जब इधर गिरती हैं तो ये जो चट्टाने हैं ना, ये कठोर चट्टाने हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टाने हैं, और इन चट्टानों को ये नदियां काट नहीं पाती हैं, और इन चट्टानों के ऊपर से ये नदियां जब गिरती हैं तो एस्चुअरी या एस्चुएरी, जिसे हिंदी में हिमनद ज्वार नद मुख कहते हैं, जिसे हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं, यानी पश्चिम में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्या करती है? ज्वार नद मुख एस्चुअरी का निर्माण करती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी भी एस्चुअरी का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसमें यह होता है कि यहाँ पर निक्षेपण नहीं होता है, बल्कि मुहाने में एक एक पट्टी पाई जाती है, और इन चट्टानों के ऊंचाई से जब नदियां उतरती हैं तो जैसे लगता है कि कोई जल प्रपात हो, झरना हो, झरने की तरह गिरता है, और वही ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे शरावती नदी है कर्नाटक में ना, शरावती नदी यहाँ पर एक जल प्रपात का, झरना का निर्माण करती है, जो जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग जलप्रपात है वह शरावती नदी के द्वारा ही बनता है, यानी शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात है। तो यहाँ पर झरने की तरह ये नदियां गिरती हैं, क्योंकि ये ऊंचे चट्टान है और इनका कटाव नहीं हो सकता, तो झरने के कारण गिरती हैं, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं होता, बल्कि एस्चुअरी ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इतना तुम लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात करें कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी भी इधर से निकलती है, और यहाँ पर एक जगह है महाबालेश्वर। क्या जगह है? ये तो नासिक हो गया बेटा, नासिक, और ये हो गया महाबलेश्वर। क्या हो गया? महाबलेश्वर। ठीक है बच्चों, ये महाबलेश्वर हो गया, और इन महाबलेश्वर से जो नदी निकलती है वह कृष्णा नदी, जो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र होते हुए आंध्र प्रदेश में बहती है, और यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है, और तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में बहती है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ है बच्चों, यहाँ छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है, और यह नदी जो है कहाँ बहती है? उड़ीसा में, यानी छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा में महानदी बहती है। ठीक है, और इसी महानदी पर भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना, जो हीराकुंड बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसी महानदी पर स्थित है, और उड़ीसा में आकर के ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब बात करेंगे कावेरी। इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे गंगा की उपाधि दी गई है। अब कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। कहां से? लिख देते हैं बच्चों, ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है, और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है।
ठीक है। तो ये दक्षिण की गंगा कहलाती है और इस कावेरी जल विवाद भी इसमें महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कावेरी नदी के जल को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्षों से, यानी ब्रिटिश पीरियड जब भारत में था तब से विवाद चल रहा है और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ठीक है ना। तो इन नदियों के बारे में, बड़ी बड़ी नदियों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर ली। अब हमने बताया जल विभाजक की बात की थी पिछले भाग में। तो देखिए ये सह्याद्री पर्वत है बच्चों, ठीक है ना, पश्चिमी घाट पर्वत है। इधर मान लीजिए ये महाबलेश्वर से निकलती हुई कृष्णा नदी है ना। और इधर मान लीजिए कावेरी नदी है ना, जो ब्रह्मगिरी से निकल रही है। और यहीं पर शरावती नदी है ना। अब ये शरावती नदी देखिए, कावेरी नदी जो है इधर है, पश्चिम घाट के उधर है, और शरावती नदी पश्चिम घाट के इधर है। तो दोनों का मिलन हो सकता था, लेकिन बीच में सह्याद्री पर्वत है। यही क्या है, जल विभाजक के रूप में काम करता है। और शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है और यह नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नर्मदा यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहते हुए यह गिरती है अरब सागर में। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है बच्चों, यहाँ पर रहेगा, अमरकंटक से होता है और यह जो गिरती है अरब सागर में गिरती है, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों में बहती है और ताप्ती नदी पर ही सूरत नगर बसा हुआ है इसी किनारे, और नर्मदा किनारे जबलपुर बसा हुआ है, ठीक है। और गोदावरी किनारे नासिक बसा हुआ है, ठीक है। यहां तक बात कर लिया। कृष्णा के बारे में बात कर लें। इसका उद्गम जो है कृष्णा का उद्गम जो है ही ब्रह्मगिरी से, सॉरी मैंने यहाँ कावेरी के बारे में बात कर ली थी। तो कृष्णा का उद्गम ही सॉरी कृष्णा जो है महाबलेश्वर, यहाँ महाबलेश्वर है बेटा, यहाँ महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। तो कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से उद्गम होता है और यह नदी जो है यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी से होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, इसलिए मिटा दिया, ब्रह्मगिरी ही होगा। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी से होता है और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इसके अलावा इधर साबरमती नदी है और ये सारी माही नदी है, ये सारी नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं, ये क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं और इनकी रफ्तार जो है, इनका वेग जो है बहुत ही कम है। तो इन नदियों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे झीलों के बारे में, ठीक है। झील के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज मैं अपना चर्चा यही समाप्त कर रहा हूं। अब झील के बारे में अगला टॉपिक होगा, ठीक है। शुक्रिया।